नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आरसीएम ऑन रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो में बने रहें, ध्यान से एक एक वर्डिंग को सुने। एक ही वीडियो के अंदर आपके कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर और आपके कंफ्यूजन हो जाएंगे, टाटा बाय बाय मतलब खत्म हो जाएंगे। तो भैया 13 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया, गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन नंबर 5, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि अगर टीनेंट बोले तो किराएदार अगर रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है, मतलब रेसिडेंशियल इलाके के अंदर है, तो भैया उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। किस पे एप्लीकेबल होगा? टीनेंट के ऊपर, क्योंकि आरसीएम का मतलब ही होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और गुड्स, जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है। तो टीनेंट वाले केस के मतलब रेंट वाले केस के अंदर सर्विस को कौन रिसीव करता है? जो किराएदार होता है, मकान मालिक तो सर्विस दे रहा होता है, अपनी प्रॉपर्टी दे रहा होता है, उस पर वो रेंट में रह रहा होता है। तो आरसीएम का मतलब क्या हुआ? आरसीएम का मतलब हुआ भैया जो रेसिपिएंट है, जो सर्विसेज को प्राप्त कर रहा है। तो रेंट के ऊपर आरसीएम किस पे एप्लीकेबल होगा? टीनेंट के ऊपर 18 जुलाई 2022 से, ऐसा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 5 में 13 जुलाई 2022 को बोला। बट अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो उन सारे कंफ्यूजन को खत्म करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया 18 जुलाई 2022 से पहले भी रेंट के ऊपर जीएसटी लगता था, बट वो अंडर एफसीएम लगता था, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके अंदर क्या होता है सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर होता है कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज और गुड्स है, जो गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहा है, वो जीएसटी को कलेक्ट करेगा। वो किसको कलेक्ट करेगा? जीएसटी को कलेक्ट करेगा। एग्जांपल के तौर पे रेंट का ले लेते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो रेंट कलेक्ट करेगा कब? 18 जुलाई से पहले। हालांकि 18 जुलाई के बाद भी कलेक्ट करेगा। 18 जुलाई के बाद भी ऐसा नहीं है कि रेंट केवल आरसीएम ही एप्लीकेबल होगा, एफसीएम भी एप्लीकेबल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्डिंग बड़े काम की, और एक ही वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो 18 जुलाई से पहले भी रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल था, बट अंडर एफसीएम था। एफसीएम का मतलब जो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। आरसीएम का मतलब होता है जो गुड्स या सर्विस को प्राप्त कर रहा है, जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करेगा और उसकी आईटीसी को क्लेम करेगा। तो 18 जुलाई से पहले भी सर रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल था, बट अंडर एफसीएम था। तो सर 18 जुलाई से पहले हमारे पास कुछ इनवॉइसेज आते थे, मतलब हम रेंट पे करते थे, बट टैक्स तो हमने कभी नहीं पे करा। तो भैया ये डिपेंड करता है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो जिसकी प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी पे आप वर्किंग कर रहे हो। कौन सी वर्किंग कर रहे हो? मतलब ऑफिस अपना रन कर रहे हो, है ना मेरे भाई। तो अगर आप ऑफिस रन कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आता है या नहीं आता है। तो जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20 लाख है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड 40 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और 10 और 20 लाख भी है, 10 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर है, और 20 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर है। तो अभी हम यहाँ पे मोटा माटी 20 लाख और 40 लाख पकड़ के चलते हैं। तो भैया अगर लैंडलॉर्ड 20 लाख से ज्यादा का रेंट प्राप्त करता था, चाहे वो टैक्सेबल थी, वो एग्जम्प्टेड सर्विस थी, कुल मिला के उसका अगर 20 लाख रुपए का अगर उसका टर्नओवर था साल का, तो वो आपसे रेंट के ऊपर भी जीएसटी कलेक्ट करता होगा। अदरवाइज वो रेंट के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं करता होगा, क्योंकि वो जीएसटी के अंदर ही नहीं आता था। ये मैं कहानी आपको 18 जुलाई से पहले की बता रहा हूँ, एफसीएम की कहानी बता रहा हूँ कि अगर लैंडलॉर्ड 18 जुलाई से पहले भी अगर आपसे रेंट कलेक्ट करता था तो भी रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल था, बट लैंडलॉर्ड आपसे जीएसटी क्यों नहीं कलेक्ट करता था? अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर था। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता था तो अधिकतर बिल के अंदर, जो कि अगर आप बड़े बड़े जैसे बिजनेस पार्क देखोगे तो वहां पे अगर रेंट आता था तो उसके ऊपर जीएसटी लगा होता था। जो टीनेंट था वो रेंट पे करता था, जीएसटी भी पे करता था, रेंट को इनकम टैक्स में क्लेम करता था टैक्सेबल वैल्यू को, और जीएसटी को एज आईटीसी क्लेम करता था। ये 18 जुलाई 2022 से पहले की कहानी है। 18 जुलाई 2022 के बाद भी सेम ही कहानी है। 18 जुलाई 2022 के बाद भी अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड है तो सीधी बात है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा ही उसका टर्नओवर है, मतलब 20 लाख से ज्यादा का उसका टर्नओवर है, तो वो अब भी आपसे रेंट के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा। बट अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड हो,
और प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट के अंदर है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी। दोबारा से एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ करता हूं। 18 जुलाई से पहले क्या था कि जिसकी प्रॉपर्टी पे आप वर्किंग कर रहे थे, मतलब ऑफिस को रन कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी आपने ली हुई थी, रेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल था, बट डिपेंड करता था कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड होता था तो वो आपसे रेंट के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करता था। 18 जुलाई के बाद भी सेम ही कंडीशन है। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और वो अगर आपसे रेंट कलेक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट वो अब भी करेगा। बट 18 जुलाई के बाद चेंजेस क्या होगा कि आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी रेंट के ऊपर। अगर लैंडलॉर्ड जो है अगर वो अनरजिस्टर्ड है और टीनेंट अगर रजिस्टर्ड है, किराएदार अगर रजिस्टर्ड है, तो सर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी एट द रेट ऑफ 18%। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि लिमिट है भैया इतने रुपए की, इतने को क्रॉस करोगे तो आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं है। अगर किराएदार रजिस्टर्ड है और मकान मालिक अनरजिस्टर्ड और प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है, मतलब रेसिडेंशियल आवासीय जगह पर है जहां पे आवास है, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। कॉमर्शियल है तो वो तो कॉमर्शियल के हिसाब से डील होगी, कॉमर्शियल है तो कोई आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। अगर कॉमर्शियल है तो कोई आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है तो आरसीएम एप्लीकेबल है अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड है। और मान लो अगर लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट भी रजिस्टर्ड है, तो कोई बात नहीं, फिर तो भैया कोई टेंशन ही नहीं है। जब दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दोबारा से समझते हैं, लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो कोई जीएसटी नहीं है। लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है, टीनेंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो लैंडलॉर्ड जीएसटी कलेक्ट कर रहा होगा अंडर एफसीएम। लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है और टीनेंट भी रजिस्टर्ड है, तो भी लैंडलॉर्ड जो है वो एफसीएम के अंदर जीएसटी को कलेक्ट कर रहा होगा। लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट अगर रजिस्टर्ड है, तो सर टीनेंट के ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी एट द रेट ऑफ 18% विद इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2022। ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, नंबर 1 कि प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल इलाके के अंदर होनी चाहिए, ना कि कॉमर्शियल होनी चाहिए। नंबर 2 टीनेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए और लैंडलॉर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि सर अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है और टीनेंट ने प्रॉपर्टी को अगर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है, तो सर क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा? तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये भी बोला है कि भैया आरसीएम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी। बट मैं एक अपना ओपिनियन आपको देना चाहता हूं, हालांकि इसको आप बिल्कुल सच मत मान लेना, बट हाँ एक मेरा ओपिनियन है यहाँ पे, है ना। मान लो कि अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट वहां पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो वहां पे रेसिडेंशियल मतलब रहने के लिए उसने ली है जगह को, तो भैया एक बात बताओ मेरे भाई कि वो उस रेंट के अमाउंट को अपने पीएनएल में क्यों दिखाएगा? जब वो पीएनएल में नहीं दिखाएगा तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी कहां से? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप या कोई पार्टनरशिप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है वो उस प्रॉपर्टी को फॉर रेसिडेंशियल यूज अगर ले रही है, अगर वो रेंट को एज बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करती है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। और अगर वो रेंट को अगर बिजनेस में कहीं दिखाई नहीं रही तो पता किसको चलेगा मेरे भाई? क्योंकि लैंडलॉर्ड तो अनरजिस्टर्ड है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है भाई साहब, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली केवल ये बोला गया है कि चाहे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल इलाके के अंदर है और टीनेंट रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती है। सो आई होप अब आपके कंफ्यूजन खत्म हो गए। मैं फिर से एक बार समअप करता हूं पूरी वीडियो को। सिंपल सा फंडा है, रेंट के ऊपर जीएसटी पहले भी एप्लीकेबल था और अब भी एप्लीकेबल है, बट अब रेंट के ऊपर जीएसटी आरसीएम की कैटेगरी के अंदर भी डाल दिया गया है। आरसीएम की कैटेगरी का मतलब होता है जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है उसको भी टैक्स को पे करना और आईटीसी को क्लेम करना है। तो जीएसटी रेंट के ऊपर पहले भी लगता था, अब भी लगता है, बट कंडीशन ये हो गई है कि अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट अगर रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल इलाके के अंदर है तो भैया जीएसटी एप्लीकेबल होगा। टीनेंट जो है
जो किराएदार है वो रेंट के ऊपर आरसीएम को पे करेगा और उसको एज आईटीसी क्लेम करेगा। रेसिडेंशियल अगर टेनेंट ने अगर उस प्रॉपर्टी को फॉर रेसिडेंशियल पर्पस यूज करा हुआ अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, तो अगर वो एज बिजनेस उसको क्लेम नहीं कर रहा है, तो एज पर माय ओपिनियन जब वो पी&एल में दिखाई नहीं रहा, ट्रेडिंग में दिखाई नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से कहीं पे पकड़ में ये चीज आती नहीं है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होता भी नहीं है। बाकी अपना अपना है सर, सबका मानना, ठीक है। तो भैया फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई होप आपके कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। तो भैया कीप अपडेटेड और चीजों का कंसेप्ट को क्लियर करो और अपने कंफ्यूजन को खत्म करो। मुझे लगता है कंफ्यूजन आपके खत्म हो गए होंगे, नहीं खत्म हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं। तो भैया इसी के साथ सभी को प्यार भरी नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।